हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आप सभी के मन में अब दिन भर कौंधती रहती है कि यार सर इसका डाउट है, इसका सोल्यूशन मिल नहीं रहा कहीं पे। ठीक है, कहीं पर भी यूट्यूब पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। आज वो जो सभी आपके सवाल है जो मन में आपके हर समय हमेशा घूमते रहते हैं, उनका हम जवाब जानने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपके जो भी डाउट हो सारे क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि डाउट सबसे पहला, क्या सर सभी पदों के लिए बीटेक एलिजिबल है कि नहीं है, क्योंकि वहां पास केवल डिप्लोमा का ऑप्शन आ रहा है, पहला डाउट। दूसरा क्या है सर, हम एक से अधिक पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं तो क्या 2 पेपर होंगे, दूसरा सबसे बड़ा डाउट। तीसरा ये है कि सर क्या जो आपका रोस्टर नियम है इस बार मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में लागू है कि नहीं, रिजर्वेशन से रिलेटेड ये एक बहुत बड़ा डाउट है। वेटिंग लिस्ट जनरेट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, वेतनमान से रिलेटेड भी डाउट है, क्या सर जो पहले नियम था 70%, 80%, 90, वो होगा कि नहीं होगा, वो भी कंफर्म करेंगे। और तीसरा एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डाउट जो भी है वो सारे, मतलब जितने भी आपके डाउट इस सिंगल वीडियो के अंदर अपन क्लियर कर लेंगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, नहीं बचेंगे इसके बाद डाउट। ठीक है, कुछ एनालिसिस बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले केवल 2 मिनट का एक डिस्क्लेमर आपके लिए लगाना चाहता हूं। आप अगर मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं आज से 50 से कम दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। इन 50 से कम दिनों में अगर आप एक कंप्लीट कंटेंट चाहते हैं कि आपको एक श्रिंक वे के अंदर मिल जाए, तो हमारे पास आपके लिए एक निष्कर्ष बैच है जिसके अंदर कंप्लीट कंटेंट। अब चूंकि आप जानते हैं 50 दिन में सिविल इंजीनियरिंग 4 साल की पढ़नी तो पॉसिबल है नहीं, साथ में नॉन टेक्निकल पूरा भरा हुआ है, तो उसको कैसे पढ़ा जाए थोड़ा सा श्रिंक वे के अंदर। कुछ क्लासेस जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा मीडियोकर, मतलब 20-25 घंटे में एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे, कुछ मैराथन में ऐसे करके कुछ डिजाइन करके अपन सिलेबस यहाँ पे कवर कर रहे हैं न्यू निष्कर्ष बैच के अंदर। इस बैच में आप इनरोल होकर के आपको सब इंजीनियर के लिए जो भी चाहिए सिविल ब्रांच को सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप किसी अदर ब्रांच से तो आप नॉन टेक्निकल का सब कुछ ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कंप्लीट वीडियो लेक्चर, नोट्स, टेक्स्ट सीरीज, ई बुक, सारी चीजें। और अगर आप केवल हार्ड कॉपी चाहते हैं तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की लॉन्च हो चुकी है सिविल ब्रांच के लिए, नॉन टेक्निकल सभी के लिए, वो भी आप जाकर के ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये निष्कर्ष बैच के अंदर हार्ड कॉपी बुक को छोड़ करके वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको एक सब इंजीनियर के एस्पिरेंट के लिए चाहिए। हार्ड कॉपी आपको अलग से ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन ये जो प्राइजेस थी, आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि सर प्राइजेस बहुत ज्यादा है आपकी, लास्ट टाइम चल रहा है 2 महीने का समय, तो ये प्राइजेस आज आप लोग की रिक्वेस्ट पर 30% ऑफ कर दी गई है। ये हमारी तरफ से सबसे बड़ा ऑफर आप सभी के लिए, इसलिए थोड़ा सा बताना जरूरी था। आपको कूपन कोड यूज करना है सुपर 30। ठीक है, सुपर 30 पहले 300 एस्पिरेंट के लिए जिनकी प्राइजेस 30% आपको सभी बैचेस के अंदर ऑफ मिल जाएंगी, जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट होंगे जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमारा द सिविल पॉइंट हमेशा आपके लिए उपस्थित रहता है। ये नंबर से इन पे कॉल करिए, अपनी जो भी समस्याएं एक बार आप सर से डिस्कस कर लीजिए हमारी टीम से, वो आपको जितनी हेल्प हो सकती है, आप जितना पे 100, 200, 500 जितना पे कर सकते हैं उस पर आपको हम लोग कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। इसमें मतलब आपको बिल्कुल भी संकोच करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप कोई भी हो, कंडीशन पैसे नहीं है, कंडीशन खराब है, गर्ल्स हैं, फिर हैंडीकैप से कुछ भी है यार, कोई भी समस्या आपके पास, एक बार आ जाइए। आपके लिए द सिविल पॉइंट के दरवाजे दिन रात 24 घंटे 24/7 खुले हुए हैं। बाकी जो और सब जो लोग हैं उनके लिए सुपर 30 कूपन कोड आप अप्लाई करके 30% ऑफ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिस्क्लेमर था, जाकर के विजिट कर लीजिए द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, टॉपिक ये है कि आज के जो आपके सारे डाउट है ना मन में, ये वीडियो का इंतजार आप लोग बहुत समय से कर रहे थे, बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। इसी रूल बुक के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है, एक बार आप अगर इनको ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक करके अपन डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, चलते हैं। जो पहला सबसे बड़ा डाउट है कि सर हमने जैसे 2 एग्जाम सेलेक्ट, सबसे पहला डाउट तो अपन यही ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका जो सवाल था यही, सर क्या बीटेक इस बार एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि जब हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पास केवल आपका जो सेलेक्ट करने को आता है केवल डिप्लोमा आता है कि भैया आपने 3 वर्षीय डिप्लोमा किया है तो क्लिक कीजिए हाँ, और इधर पोस्ट कोड सेलेक्ट कीजिए, इतना ही आता है। ठीक है, तो अब वहाँ पास आपने डिप्लोमा भर दिया और आपके पास तो केवल डिग्री है बीटेक की। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ इसी नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, अगर आप इस नोटिफिकेशन के अंदर, ये तो मैंने कई बार वैसे दिखाया हुआ है, बट आज चूंकि थोड़ा और प्रूफ लेकर के आए, यहाँ पे देखिएगा पेज नंबर, ये कौन सा है, जितना भी पेज नंबर है, ठीक है, पेज नंबर 7 है। इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा साथ में उच्च अर्हता होनी चाहिए। जो डिप्लोमा लिखी गई है ना, वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट के नीचे जाकर के, ये क्या है, ये पीएचडी डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कही गई है। मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये मिनिमम तो इतनी होनी चाहिए, इससे जो उच्च अर्हता है वो एलिजिबल है, वहां पे साफ साफ लिखा है उच्च अर्हता एलिजिबल है। तो यहाँ पास देखिए, राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त 3 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, मतलब प्रदेश शासन द्वारा जो मान्यता प्राप्त है
डिप्लोमा है 3 वर्षीय, उनमें जो है तो जो पॉलिटेक्निक वाले हैं वो तो डायरेक्ट हो गए, बाकी जो इससे उच्च अर्हता यानी कि जो बीटेक वाले हैं ये भी एलिजिबल है। ये इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे सब में देखेंगे, सब में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता दी गई है। लेकिन अब इससे भी डाउट उत्पन्न होता है क्योंकि वहाँ पास केवल डिप्लोमा लिखा हुआ था, ठीक है। तो समझिए डिप्लोमा एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, बीटेक वाले एलिजिबल हैं और पहले भी ऐसे थे, ठीक है। अभी तो 18 तक तो सिलेक्ट हुए थे और नोटिफिकेशन में भी यही बात लिखी है। इसके बाद हमने और क्या किया, आज इसी भी आप हम कभी लास्ट नोटिफिकेशन में दिखाऊंगे, इनका एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है। उस टोल फ्री नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने बोला भैया एलिजिबिलिटी रिलेटेड हमारे पास जानकारी नहीं होती है, ये एलिजिबिलिटी रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको चाहिए आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर फोन करना होगा, क्योंकि लास्ट में जो वेरिफिकेशन होता है वो डिपार्टमेंट वाले करते हैं, तो हमको वही लिख के भेजते हैं, हम लोग यही छाप देते हैं सीधे सीधे नोटिफिकेशन पे। तो जो एलिजिबिलिटी आप डिपार्टमेंट संपर्क करिए। हम कहें सही बात है भाई, डिपार्टमेंट पे फोन करते हैं। हमने 3-4 डिपार्टमेंट में कॉल किया, स्पेशली कॉल लगा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, जिनके सेक्रेटरी से बात हुई, उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है, हमको ये सारी जो क्वालिफिकेशन वगैरह है तो खैर व्यापम वालों की बात है, वो अपना जाने समझे, हमको चाहिए इंजीनियर्स, ठीक है। और जहाँ तक बात है डिप्लोमा और बीटेक वालों की, तो डिप्लोमा वाले जो होते हैं वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उससे उच्च अर्हता बिल्कुल अलाउ होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको जो बीटेक है वो अलाउ होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से, ऐसा इनके डिपार्टमेंट कहना है। कुल मिलाकर के लास्ट में घूम फिर की बात वही है कि भैया बीटेक आपका एलिजिबल है, था और रहेगा, ठीक है। ऐसा ही आप लोग परेशान ना हो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर हम आपकी रिस्क पर हम फॉर्म भर दे रहे हैं, हमारे पैसे जाएंगे तो आपकी, भैया देखो ऐसा है, ठीक है, दिस इज सब्जेक्टेड टू योर रिस्क, ठीक है, मेरा रिस्क नहीं है। मुझे जो ऑथेंटिक जानकारियां मैं ढूंढ ढांड के आपके लिए यहाँ वहाँ से रिसर्च करके, पता करिए 2-3 घंटे लग गए सारे रिसर्च करने में, आपके लिए ढूंढ के आपके लिए लेकर आता हूँ कि आपको थोड़ी ऑथेंटिक जानकारी दे पाऊँ, ठीक है। तो मैंने सारा ऑथेंटिक जानकारी आपके सामने रख दी है, ठीक है। बाकी जो कंप्लीट रिस्क है ये आपका होना चाहिए, ठीक है, किसी के रिस्क पर आपको काम नहीं करना है, ठीक है। जो ऑथेंटिक जानकारी जो अभी तक था कि भैया बीटेक वाले एलिजिबल थे, 18 में भी सेलेक्ट हुए हैं, 20 में भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, नोटिफिकेशन का पैटर्न भी सेम है, 18 में जैसा था वैसा अभी है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा हुआ है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, देख सकते हैं 3 वर्षीय डिप्लोमा, उच्च अर्हता भी उस पेज में लिखी है, भैया एलिजिबल है, साथ में डिपार्टमेंट से भी कर लिए, तो मतलब एलिजिबल है, परेशान नहीं होना है। तो बीटेक वाले अब परेशान नहीं होना, ठीक है। पहला डाउट क्लियर हो गया ना, क्लियर। अब चलते थोड़ा सा, अब आप लोग आराम से फॉर्म भरिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बाकी ये जो बोलते हो आप लोग ना भैया आपके रिस्क में भर दे रहे हैं, भैया मेरी रिस्क में मत भरिए, ठीक है, दिस इज सब्जेक्टेड टू योर रिस्क, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे जो और आपके डाउट क्या है। दूसरा है कि क्या इस बार 2 एग्जाम होगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक चीज़ और दिखाता हूँ इसमें, ठीक है। 2 एग्जाम के लिए, हाँ अदर स्टेट तो मैंने बता दिया, अदर स्टेट अलाउ नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते सर अदर स्टेट बता दीजिए ना अलाउ है कि नहीं है, साफ साफ लिखा भैया देखो सभी पदों के लिए रोजगार पंजीयन अनिवार्य है, तो रोजगार पंजीयन अनिवार्य है, तो अब आप लोग तो कर नहीं सकते रोजगार पंजीयन क्योंकि आप अदर स्टेट से हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। फाइनली वेरिफिकेशन में जो है तो वहाँ पे बाहर कर दिया जाता है अदर स्टेट वालों को, ठीक है। एक बात ये 2 चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद चल देते हैं अपन पेज नंबर 11 पे, जहाँ पर एक बात और लिखी गई है, ठीक है। पेज नंबर ये है आपका 11, ठीक है। पेज नंबर 11 में देखिएगा क्या लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चौथा नंबर पॉइंट पढ़िए पेज नंबर 11 पे, अभ्यर्थी पृथक रूप से 1 से अधिक समूह की परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकेगा, ठीक है। 1 से अधिक समूह मतलब आपने देखा वहाँ पे जो समूह दिए होते हैं ना, आपने देखा, मैं दिखा देता हूँ आपको, चलो मैं ही दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे अपन गूगल के अंदर, ठीक है, और गूगल के अंदर जाके जाएंगे पीबी की साइट पे, ठीक है। MPPEB की साइट पे गए, यहाँ पे गए अपन, ये आ गए, ठीक है। और यहाँ पे मैं एडिशनल जो रिवाइज, ये पोस्ट वाइज डिटेल, ठीक है, ये पोस्ट वाइज डिटेल देखिए, ये देखिए ये जो पेपर कोड अलग अलग समूह दिए हैं ना, पेपर कोड ABCD, ये सबके अलग अलग पेपर होंगे, ठीक है। ये यहाँ पास से क्लियर होती है। जैसे मान लीजिए आप कुछ लोग सिविल इंजीनियरिंग की भर्ती वाले हैं, वो लोग ए पे तो सारे में टिक करेंगे, ए में सभी ने किया है। कुछ लोग क्या है समयपाल वाली जो भर्ती होती है ना, ये लास्ट वाली G वाली, इसके अंदर समय का पाल, वो मानचित्रकार, बेसिकली मानचित्रकार वाले आते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत सारे लोग टिक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अलग आपसे अलग पेपर होगा और इसका अलग चार्ज भी किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पास भी ये बात लिखी गई है, देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी पृथक रूप से अपनी परीक्षा में उपस्थित हो सके यदि उसके पास ऊपर वर्णित दिए गए समुचित अर्हता है हो। अगर आपके पास दोनों की अर्हता है तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं।
विभिन्न समूहों के लिए उसे पृथक आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। वही आवेदन फॉर्म मतलब एक में आप 2 क्लिक कर रहे हैं तो दोनों के अलग अलग पैसे लग रहे हैं। कुल मिला के ये समूहवार चयन परीक्षा में पृथक पृथक उपस्थिति होना होगा। ठीक है, तो आपको जो है तो अलग अलग दोनों में पेपर अलग अलग होगा। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर कि जो आप जी वाला ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हो उसके लिए अलग एक और पेपर होगा। ठीक है, तो पेपर आपके इस बार 2 होंगे, समझ लीजिएगा। अगर 2 ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो ए वाला है उसके लिए तो सेपरेट ए पेपर होगा। बाकी जो आप जी वाला सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें भी डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है, बहुत सारे लोग बोले सर क्या हम लोग उसमें भी बीटेक वाले भर देते हैं। जब ऊपर वाले में भरा ही दिया है, ठीक है, तो नीचे वाले में भर दीजिए, वो भी तो आपकी उच्च अर्हता ही है ना। बेसिकली नीचे वाले में भी कहीं कहीं पर जैसे मानचित्रकार की पोस्ट है, तो मानचित्रकार की पोस्ट के लिए डिप्लोमा मांगा हुआ है, वो भी जी ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, जी ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पर भी बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं वैसे, क्योंकि ऊपर किया ही तो नीचे वाले भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक कहानी सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पृथक पृथक आपको जो है तो उपस्थिति होना होगा, मतलब दोनों के पेपर का आपके अलग अलग होंगे। ठीक है, यहाँ तक ये कहानी सही है। ठीक है, तो ये एक डाउट था कि 2 पेपर एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। इसके बाद जो अपन अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर और क्या है अपना, हाँ रोस्टर नियम। ठीक है, रोस्टर नियम, हाँ ये यहाँ पास थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो लिखा हुआ ना पीवी वाला, इसको पढ़िए। बोर्ड सफल अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों की पर उनकी एक संयुक्त सूची जारी करेगा, जिससे जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस महिलाओं को शारीरिक रूप से खुली श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ओके का कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित यानी कि ओपन जनरल कैटेगरी जिसको बोलते हैं सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है, तो उसकी अनारक्षित श्रेणी की गणना की जाएगी। ऐसे उम्मीदवार की उसकी संबंधित आरक्षित प्रवर्ग की संख्या में नहीं जोड़ा जाएगा। ये इसका मतलब समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पास जो रिजर्वेशन है आपका, वर्टिकल रिजर्वेशन आपको दिया गया है। ठीक है, कैसा रिजर्वेशन है, वर्टिकल रिजर्वेशन। देखिए मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट को, बहुत सारे लोग की टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी, 2 मिनट समझा देता हूँ। जनरली आपको 2 प्रकार के रिजर्वेशन देखने को मिलते हैं, 2 प्रकार के रिजर्वेशन। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक होता है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर ये होता है कि जैसे मान लेता हूँ कोई कैटेगरी एसटी है, एससी है या ओबीसी है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज़्यादा नंबर पा गए। मान लो जनरल की कट ऑफ गई है 142 नंबर, और एक कोई ओबीसी का जो बच्चा था वो 143 पा गया, तो अब इसने तो जनरल की कट ऑफ क्लियर कर लिया, तो ये जो ओबीसी कैटेगरी का बच्चा ये कहाँ चला जाएगा, जनरल कैटेगरी में। तो अब जब जनरल में चला गया तो ओबीसी की एक सीट खाली हो गई, उसकी एक सीट पर कोई ओबीसी का ही आ जाएगा, और जनरल की एक सीट पर कब्जा कर लिया किसने, ओबीसी वाले ने। ठीक है, ओबीसी वाले एस्पिरेंट, क्योंकि उसने जनरल कैटेगरी कट ऑफ क्लियर किया। तो इस प्रकार अगर चले जाते हैं, ऐसे एसटी वाला जा सकता है, ऐसे एससी वाला भी जा सकता है। तो इस प्रकार के रिजर्वेशन को बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, वर्टिकल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में ऐसा होता है कि जैसे आपने चाहे भले 143 नंबर ओबीसी वाले ने पाया, भले जनरल कट ऑफ क्लियर किया, वो रहेगा किसके अंदर, अपने ही उसके अंदर रहेगा, मतलब अपने कैटेगरी के अंदर ही रहेगा, वो किसी भी कंडीशन पे जनरल में नहीं जाएगा। ये कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो इस बार कौन सा रिजर्वेशन है, वर्टिकल रिजर्वेशन, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वर्टिकल रिजर्वेशन है आपका, और इसी को अपन बोलते हैं कि रोस्टर नियम लागू नहीं है। रोस्टर नियम बेसिकली ऐसा कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसा ही होता है, कि मतलब ऐसा नियम है जिसमें चाहे कोई कैंडिडेट है, ठीक है, मान लो ओबीसी कैंडिडेट है या एसटी कैंडिडेट है या एससी कैंडिडेट है, भले वो जनरल का कट ऑफ क्लियर कर जाए, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में नहीं जाएगा, अपने ही कोटा के अंदर रहेगा, उसको बोलते हैं रोस्टर नियम। लेकिन इसी के अंदर एक दूसरी बात भी लिखी गई है, यहाँ पर तो आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि रोस्टर नियम लागू नहीं है, मतलब वर्टिकल रिजर्वेशन आपको मिल रहा है। ओके, मतलब आप जा सकते हो, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है कोई या एसटी है, एससी है, तो वो जनरल कट ऑफ क्लियर करता है तो वो जा सकता है जनरल कैटेगरी में। लेकिन वहीं पर आप दूसरी पॉइंट देखिएगा, नीचे आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। ठीक है, इतना बड़ा वो नोटिफिकेशन यार, ढूंढने में टाइम लगता है, 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, कहाँ गया ये वाला एक, हाँ यहीं पे था। ये ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा, परंतु ये इसको पढ़िए, ये ऊपर रिजर्वेशन की बात कही गई है, इतने % मिलने वाला है अनुसूचित जनजाति को 20, 16 एससी को, ओबीसी को 27 और 10% ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, बट इसके नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट क्या लिखा हुआ है, संपूर्ण एवं अधिक जानकारी हेतु, ठीक है, ये परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। अब ये रोस्टर का मतलब क्या है, रोस्टर का मतलब वही हो गया जो अपन ने ऊपर बताया,
भैया वहाँ पे तो रोस्टर लागू नहीं जो वहाँ पे लिखा, लेकिन यहाँ पर जो जिलेवार पद हैं उन पे लागू होगा। माने इस बार सब इंजीनियर पद में दोनों प्रकार का आरक्षण होगा, है ना। इसका कहने का मतलब यही हुआ, एक तो आपका रोस्टर भी लागू, रोस्टर मतलब कि अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है, खासकर जिला वाले पदों के लिए, जिला वाले पदों की बात हुई, दो प्रकार के पद हैं। कुछ पद जैसे आपका पीडब्ल्यूडी हो गए, ये एक जिले वाली हो गई, जैसे पीएचई हो गया, ऐसे जो डिपार्टमेंट है बड़े बड़े जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, वो वाले सारे जिले वाली भर्तियां होगी। बाकी जैसे नगर पालिका में कुछ भर्तियां हो रही हैं, नगर निगम में हो रही हैं, वो सभी पर्टिकुलर आती तो ये भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये पर्टिकुलर ये नगर निगम के अंदर होती हैं। तो जो ऐसी भर्तियां इनके अंदर वर्टिकल रिजर्वेशन होगा। बाकी जैसे पीडब्ल्यूडी, पीएचई ऐसे जो डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पर आपका रोस्टर नियम लागू होगा। मतलब अगर इन डिपार्टमेंट है कोई, जैसे पीएचई हो गया, पीडब्ल्यूडी और ऐसे जो जिला वाले डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, डब्ल्यूआरडी, ये इन डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है और उसने जनरल का कट ऑफ क्लियर किया तो वो जनरल में नहीं जा सकता, वो रहेगा ओबीसी में ही। ये रोस्टर नियम कहलाता है, ठीक है। मतलब आप जिसमें कैटेगरी में हो, आपका कैटेगरी ही फिक्स कर दिया गया। 27% मतलब 27% आपकी सीट फिक्स है, आप चाहे कितना भी कर लो 27% के अंदर ही रहिएगा, ठीक है। ये कहलाता है रोस्टर नियम। तो इसमें यही बात लिखी गई कि जिला स्तर पर जो पद हैं उनके लिए लागू हो रहा है, ठीक है। अब जिला स्तर के लिए पद कौन कौन से, ये एक बहुत बड़ा डाउट है कि जिला स्तर के लिए कौन कौन से पद है। तो इसमें जाकर देखिएगा जो आपकी सारणी कंप्लीट दी गई है ना, उसमें जो नगर पालिका वाली जो भर्ती है उनको छोड़ करके लगभग सभी जिला स्तरीय पद ही कहलाते हैं। जैसे जो नगर पालिका वाली जो भर्तियां हैं, ठीक है, नगर पालिका नगर निगम, उनको छोड़ करके आती तो भी वैसे जिला के अंदर ही है, बट जो उनको छोड़ करके जनरली भर्तियां वो सारी जिला स्तरीय वाली हैं, उनके अंदर आपका रोस्टर नियम होगा। मतलब इस बार दोनों रिजर्वेशन है, वर्टिकल भी और आपका ये रोस्टर नियम भी लागू होगा। समझ में आ गया दोनों को क्या होता है रोस्टर नियम, ठीक है। इसके बाद देखिए क्षैतिज आरक्षण भी है। किसके लिए क्षैतिज आरक्षण है? महिलाओं के लिए, ठीक है। महिलाओं के लिए जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ये है हॉरिजॉन्टल प्लस कंपार्टमेंट वाइज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कितनी सीटें 33%, मैंने अगर बात करता हूँ 1985 लगभग सीटें किसकी जनरल टोटल सिविल की है, तो इसका बटे 3 जो सीटें होंगी, ठीक है, बटे 3 जो सीटें होंगी ये फीमेल के लिए फिक्स है। मैंने अगर आप डिवाइड करते हो 3 × 18, 3 × 18 और 3 एकन्नम 3 और 2 3 × 18, 661 लगभग, या 662 पोस्ट बोल देता हूँ। ये जो 662 पोस्ट हैं, इन 662 पोस्ट पर केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट आएंगी, अलग अलग कैटेगरी की होंगी वो, ठीक है। इस पर और कोई कैटेगरी और कोई मेल कैंडिडेट नहीं आ सकता है। लेकिन इसका एक मतलब और भी है, फीमेल कैंडिडेट लेट सपोज कल को जनरल कैटेगरी कट ऑफ क्लियर कर लेती है कोई, तो ऐसा नहीं कि वो यूआर के अंदर चली जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, उनके लिए कोटा फिक्स है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब ये कि आपके लिए फिक्स है, ये 662 है, ठीक है, इसी के अंदर आपको रहना है, ये मतलब हो गया इसका, ठीक है। तो ये इनके लिए होता है, इनके लिए एकदम फिक्स कोटा ही कर दिया जाता है, भैया आपके लिए 33% कोटा फिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ ना, प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, उक्त आरक्षण समस्त स्तर पर प्रभागवार वाइज होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 662 जो वैकेंसी है फिक्स है किसकी, महिलाओं के लिए, इतने पर ही आपको रहना है, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। बाकी जो और दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरी के लिए, ठीक है, इतने परसेंट आरक्षित, जैसे अगर दृष्टिबाधित हैं तो इनके लिए 1.5%, और ये आपका कम सुनने वाले लोगों के लिए 101 सबके लिए 1.5% है। बाकी जो अलग अलग डिसेबिलिटीज होती हैं उनके लिए 1.5%। तो रिजर्वेशन से रिलेटेड बहुत डाउट था, ये कंफर्म हो गया भैया रोस्टर नियम तो लागू है, लेकिन जिले स्तर पर जितनी भर्तियां उनके लिए है। बाकी जो ऐसे भर्तियां उन पे वर्टिकल रिजर्वेशन है, मतलब अगर आप किसी अंदर कैटेगरी से हैं तो आप जनरल पे आ सकते हैं। ओके, कहानी यहाँ तक सही है। इस पर भी बहुत बड़ा डाउट था एक, ठीक है। और एक और इसमें अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या था आपका? हाँ, अगला पॉइंट था एक वेटिंग लिस्ट वाला। क्या इस बार वेटिंग लिस्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? तो वेटिंग लिस्ट वाला आपको जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा पेज नंबर 12 के अंदर, ठीक है, लिख के रखा है वैसे मैंने सारा। हाँ, ये देखो यहाँ पे 13वां नंबर पॉइंट पढ़िए। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब इस बार वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभाग के आदेश की भोपाल दिनांक 3/4 अनुसार चयनित अभ्यर्थी की सूची में तब तक विभाग उपलब्ध कुल संख्या का 15%, मतलब जितनी जानकारी, जैसे मान लो सिविल कितनी परसेंट इस बार 2000 वैकेंसी सिविल की लगभग मान लेते हो, इसका 15%, 15 दूना 300 जो है तो वेटिंग लिस्ट रखी जाएगी ना, सफल सूचियाँ जितनी हैं उसके आधार पर 300 वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। कल को अगर कोई छोड़ता है तो वेटिंग लिस्ट है वो उनको दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि खाली भर्तियाँ चली जाएंगी, और है ना, ऐसा नहीं होगा। हमेशा क्या होता था कि वेटिंग लिस्ट बचाते नहीं थे। तो मान लो ऐसा कोई हुआ जिन्होंने अभी बहुत सारे लोगों ने क्या असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर दिया है और वही सब देने वाले हैं सब इंजीनियर, अब मान लो उनका सब इंजीनियर में सिलेक्शन हो गया और असिस्टेंट इंजीनियर में हो गया, तो वो तो सब इंजीनियर छोड़ देंगे और कहाँ चले जाएंगे, एक ही ज्वाइन करने। तो जो उनकी जगह पे पोस्ट खाली थी, जो उनकी जगह पोस्ट खाली हुई वो कहाँ खाली चली जाएगी और अगले साल भी खाली ही रह जाएगी।
जो नीचे ऐसा नहीं ना कि मतलब जैसे 2000 सीटें हैं भैया, तो कोई 2001 वाला भी तो रहा होगा जिसकी रैंक 2001 थी, ठीक है, तो भैया इसने भी तो मेहनत करी ना, तो वेटिंग लिस्ट होती तो ये जो एक वाला बंदा उसको इसकी सीट दे दी जाती क्योंकि इसने छोड़ के चला गया। ऐसा नहीं होता था, इस बार ऐसा होगा, मतलब 2000 के बाद 300 और लोग होंगे जो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, जो ऊपर वाले अपनी सीट छोड़ के जाएंगे तो 300 लोग जो होंगे निचले क्रम में बढ़ते हुए, ठीक है, उनको दे दी जाएगी। तो 15% का वेटिंग लिस्ट भी इस बार रहने वाला है, अच्छी चीज़ है ये, ठीक है, 15% का वेटिंग लिस्ट भी जो है तो रहने वाला है। तो ये भी एक बात समझ में आ गई आगे, ठीक है। एक और मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ, ठीक है, डाउट तो ना ही बचे इस बार। 13वां पॉइंट जो है ये कहाँ पे है, वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग हो गया, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। कहाँ पे यार ये वाली पॉइंट, जस्ट सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ ये एक पॉइंट, ठीक है, कि आपका जो बहुत सारे लोग ये भी सवाल रहता है ना कि सर ये बताइए फाइनल ज्वाइनिंग लेटर जो है तो कब आ जाएगा। तो जब भी देखिए पीबी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को समय सीमा के नियुक्ति आदेश प्रदान किए जाने संबंधी निर्देश दिए गए, जिनके अंतर्गत व्यापम के माध्यम से जो चयन सूची जारी होगी उसके आधार पर अधिकतम 3 महीने, मतलब रिजल्ट अधिकतम 3 महीने में, रिजल्ट तो 45 दिन में आ जाता है आपका, अधिकतम 3 महीने में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी, ठीक है, रिजल्ट जारी होने से 3 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप लोग पढ़ लो जी जान लगा के, ठीक है, सितंबर में पेपर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ज्वाइनिंग, ठीक है, समझ रहे हो, दिसंबर तक इस महीने खत्म होते होते अगले साल का जो पहला महीना होगा ना सरकारी नौकरी के साथ होगी शुरुआत, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 3 महीने के अंदर आपकी जो है तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद एक और डाउट आता है वेतनमान का, कि सर क्या जो वेतनमान है आपका अभी भी 70 80 90 वाला सिस्टम है कि नहीं है, कि वो खत्म हो गया। तो वो सिस्टम अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सिस्टम भी है अभी इस बार, ठीक है, खत्म आपका नहीं हुआ है। ओके, पेज नंबर चलते हैं अपन 21 के अंदर, ठीक है, पेज नंबर 21। ओके, ये देखिए 29 नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 29 नंबर जो पॉइंट है आपका, ये 27 हो गया, 28 29 का मध्य प्रदेश शासन प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक, ये इनका परिपत्र है, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, ठीक है, मतलब पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% स्टाइपेंड दे वेतनमान परीक्षा अवधि समाप्ति के उपरांत दे होगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली तो पहले साल 70, दूसरे साल 80, तीसरे साल आपको 90% वेतन मिलने वाला है। ये रूल अभी चल रहा है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं 3 साल तक सैलरी समझ में नहीं आती, थोड़ा कम मिलती है, बाकी 3 साल के बाद आपकी जो है तो फुल्ली सैलरी मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है 70 80 90 का अभी भी रूल लागू है। ये बात भी आपकी समझ में आ गई, एलिजिबिलिटी वाला पॉइंट मैंने समझा दिया। एक और सबसे बड़ा डाउट है, ये जो आप नोटिफिकेशन के अंदर देख रहे हैं कि सर ये कार्यपालिक और ये अकार्यपालिक जो लिखा रहता है, ये समझ देखिए, इसके अंदर अकार्यपालिक लिखा है, ये कार्यपालिक क्या है यही समझ में नहीं आता। देखिए कार्यपालिक और अकार्यपालिक में एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिक के अंदर कुछ अधिकार ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी आदेश जारी कर सकते हो, ऐसा नहीं बहुत बड़ा, अपने डिपार्टमेंटल के लेवल पर, अपने जो अधिकार उसके लेवल पर कुछ अधिकार या कुछ आदेश आप जारी कर सकते हो, वो पावर होती है कार्यपालिक के अंदर, ये पावर नहीं होती अकार्यपालिक के अंदर, ठीक है। जैसे अब ये अकार्यपालिक की पद आपको जनरली समयपाल वगैरह की देखने को मिलेगी, ठीक, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें देखो पूरी लिस्ट से आपको सारी कार्यपालिक दिख रही है, जितने भी सब इंजीनियर सीधी भर्ती होती है लगभग कार्यपालिक की होती है। बाकी जैसे मानचित्रकार, समयपाल, ये सभी अकार्यपालिक, समझ रहे हो, मतलब कुछ भी बोले जी सर ये वाली पोस्ट होती है अकार्यपालिक वाली, बाकी जो आप कुछ आदेश दे सकते हो वो कार्यपालिक वाली, समझ गए ना कन्फ्यूजन। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जितनी आकारपालिक वाली दिख रही है ये है, ठीक, ये आकारपालिक देखिए किसकी सहायक मानचित्रकार है, यहाँ पे देखिएगा तो ये सहायक मानचित्रकार, तो ये जनरली ये तो मानचित्रकार, क्योंकि मानचित्रकार में क्वालिफिकेशन 2 साल का ITI सिविल में मांगा है, थोड़ी नीचे पोस्ट हो गई ना, इसलिए आकारपालिक जनरली होती है ये। ओके, तो आप यहाँ पे कुछ सब इंजीनियर की भी होती है वैसे, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा कम अधिकार दिए जाते हैं पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट पे। यहाँ पे देख सकते हैं समयपाल की, ठीक है, तो समयपाल की भी यही चीज़ है, तो इसमें भी देखिए अकार्यपालिक पोस्ट जनरली इसकी, और भी आप देख सकते हैं अकार्यपालिक, ये अकार्यपालिक है, देखिए समयपाल की वैकेंसी, तो समझ गए ना, अधिकार थोड़ा कम है, एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं कार्यपालिक उसमें थोड़ा अधिकार आपके ज़्यादा होते हैं, ये होता है डिफरेंस। एक और बहुत बड़ा डाउट है सर बैकलॉग भर्ती क्या है, ये हमको समझ में नहीं आता। देखो बैकलॉग भर्ती एकदम सिंपल वे के अंदर समझाता हूँ। जैसे मान लेता हूँ क्या हुआ, इस बार जितनी वैकेंसी आई, लेट सपोज 20% रिजर्वेशन है किसके, ST कैटेगरी को। अभी ST की सीटें कितनी है, ST की सीटें 20% अगर निकालते हैं तो 400 सीटें हो गई भाई, 200,000 का 400 सीटें हो गई। अब ये 400 कैंडिडेट मान लो ST वाले कैंडिडेट नहीं मिले व्यापम को, मानिएगा लेट सपोज नहीं मिले, तो अब ऐसा तो नहीं ना भाई इनका रिजर्व कैटेगरी है, इसके अंदर तो OBC वाला या SC वाला बंदे नहीं जा सकते, जनरल नहीं जा सकता, रहिए चाहिए तो इनको ST ही चाहिए, है कि नहीं भाई, 20% रिजर्वेशन मतलब चाहिए ST ही चाहिए। अब मान लो उनको ST कैंडिडेट मिले ही नहीं 400,
375 ही मिली, 390 ही मिली, तो 10 पोस्ट खाली रह गई ना। ये 10 पोस्ट अगले साल बैकलॉग में चली जाएगी, ठीक है। 10 पोस्ट बैकलॉग में, जब अगले साल आएगी बैकलॉग में तब भी इसको एसटी से ही भरा जाएगा। ये होती है बैकलॉग का मतलब। तो जो पुरानी भर्तियां खाली रह जाती हैं पर्टिकुलर रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, उनको कहा जाता है बैकलॉग, और वो इसी साल ऐसे निकाली जाती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पास, इन्हीं को बोला जाता है अपना क्या, बैकलॉग भर्तियां। और बैकलॉग भर्ती के अंदर उन जिन रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर भर्ती निकली वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। कहानी क्लियर होगी बैकलॉग की भी। और कोई संशय मन में बचा है अभी क्या एलिजिबिलिटी रिलेटेड? हाँ, एलिजिबिलिटी रिलेटेड एक बहुत बड़ा डाउट ये है कि सर क्या हम लोग सबसे नीचे वाले पे क्लिक कर सकते हैं, जो मतलब मानचित्रकार वाला। देखिए मानचित्रकार वाली भर्ती में भी एक जगह मैं दिखाता हूँ, चलो इससे दिखाता हूँ, कहाँ गया ये अपना, हाँ ये यहाँ पर देखिए, ये मानचित्रकार है जी वाला, जी आपका मानचित्रकार है। इसमें क्या लिखा है, ITI ड्राफ्टमैन ट्रेड, ठीक है, ITI सिविल वाला आधारित है, ठीक है। जो यहाँ पे देखिएगा ट्रेड वाला कहाँ गया अपना, जी है ना, हाँ ये जी, ITI ट्रेडमैन सिविल पर आधारित है इसका, ठीक है, सिविल पर जो है तो आधारित है। उच्चतर माध्यमिक, इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी दी गई, मान्यता प्राप्त से डिप्लोमा। कुछ लोग क्या है इसके अंदर अगर कुछ ऐसी पदें हैं जिनके अंदर अगर आप डिप्लोमा भी किए तो भी एलिजिबल है। ITI किए हैं, स्पेशली ITI वाली भर्ती है, ITI बेस पर इसका सिलेबस होगा, तो पेपर तो दोनों का अलग होगा, नो डाउट पेपर दोनों का अलग होगा। बहुत सारे लोग बोले सर बीटेक वाले क्या एलिजिबल इसके अंदर, देखिए जैसा डिप्लोमा के अंदर बीटेक एलिजिबल हो चाहे उच्च अर्हता है, पर ये ITI है और वो बीटेक है। अब इसके अंदर एलिजिबल है कि नहीं भाई, इसको मेरे को भी इसका ऑथेंटिक जवाब नहीं पता है, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब ये आपके रिस्क पर आप इसको भर सकते हैं बीटेक इसके अंदर, क्योंकि अब वो ITI वाली पोस्ट पे बीटेक फॉर्म भर सकता कि नहीं भर सकती, ऐसा जवाब ये सवाल है, ठीक है। और इस पर तो कोई खुल के जवाब भी नहीं दे रहा। अब ऐसा बोला जाता है कि भैया उच्च अर्हता हमेशा वैलिड होती है, ठीक है, तो अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, पर मुझे इसका आंसर ऑथेंटिकली बता रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं मिला तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर भर रहे हैं बीटेक वाले खासकर एस्पिरेंट इनके अंदर, जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल है, जिसमें जैसे जो कुछ भर्तियां जी वाली पोस्ट, जी वाले ग्रुप में कुछ ऐसी भर्तियां जहां पर डिप्लोमा मांग रहा है, जैसे RES में मानचित्रकार की भर्ती, RES ग्रुप में आप जाके देखिएगा, RES वाला जो ग्रुप है ना, उसके अंदर एक मानचित्रकार की भर्ती, उसमें डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है और वो भी जी ग्रुप के अंदर आ रहा है, तो उसमें तो आप भर सकते हो क्योंकि वहाँ पे डिप्लोमा है। पर जिसमें पर्टिकुलर ITI मांग रहा है उसमें भर सकते हो नहीं, ये भाई मेरे को भी डाउट है इसमें, ठीक है। तो ये आप लोग डिपार्टमेंट थोड़ा व्यापम संपर्क करिए। और अब मैं संपर्क करने का सबसे बढ़िया जुगाड़ बता देता हूँ आपको। पूछते सर कहाँ बात करें, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, किससे बात करें, तो मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। सारा जो आपको काम धाम करना है ना, कहाँ गया इनका नंबर, कहाँ गया, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, दिया हुआ भैया इनका, ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा करिए, सब कुछ लिख के देते हैं वैसे इस पर, ठीक है। तो अपना नंबर भी लिख के दिया हुआ तो है, कहाँ गया, जस्ट सेकेंड, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, पर इसमें लिखा है नंबर, मेल ID भी इनकी लिखी हुई है। कहाँ गया भाई, नीचे आई थिंक, और नीचे चलते हैं थोड़ा सा, हाँ ये लिखा, ये देखो, ठीक है, ये दिख गया नंबर ना। अब कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, ठीक है, बस इस पे लगाइए, ये उठाते हैं फ़ोन इस पे, ठीक है, उठ जाता है। अभी मैंने किया भी था, उन्होंने बताया भैया डिपार्टमेंट संपर्क करो, तो ये नंबर है, टोल फ्री नंबर है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा यहाँ पे। जितने भी सवाल आए हैं आपके, ठीक है, अब थोड़ा सा परेशान आप व्यापम वालों को भी करो, हम लोग को तो बहुत बहुत सारे फ़ोन आते हैं। अब आप लोग यहाँ पर ही फ़ोन करो, ठीक है, इस नंबर पे करो, भैया मेरा फार्म रिजेक्ट हो गया, बताइए मैं दोबारा एडिट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, परीक्षा की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जितने भी डाउट है ना, बस यही नंबर है 1823 37 899, ये नंबर है। और अगर और कोई जानकारी चाहिए तो ये इनका कंप्लेन ईमेल ID है, इस पे आप भेज सकते हो complain.pb@mp.gov.in। अब आपको जो भी चाहिए, पढ़े लिखे इंसान है आप, इंजीनियर है, इस पे मेल करिए तो रिप्लाई आए तो हमको भी बताइए, स्क्रीनशॉट भेजिए, हमारी थोड़ी सी रिसर्च में हेल्प करिए तो हम आपको और जानकारी दे पाएंगे। बाकी जो और जानकारी मिले ये कॉलिंग नंबर है, इन पे कॉल करिए। अब और कुछ हो जाइए तो फिर डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर आप जैसे PhD डिपार्टमेंट हो गया, उन पर जा करके भी कॉल व्हाट्सअप आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था एक कंप्लीट हमारी तरफ से। अब आई थिंक मैंने तो सारी लिस्ट बना के रखी थी, बाकी ज्वाइनिंग समझा दिया, 2 एग्जाम समझा दिया, रोस्टर, वेतनमान, एलिजिबिलिटी का, हाँ सारी चीज़ हो गई, ठीक है। इतने ही डाउट थे आई थिंक आपको, ठीक है। तो अब चाहते वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, तैयारी करते रहिए, ठीक है। बहुत समय लग गया ये सब रिसर्च करने में, ठीक है। तो आप लोग अब आराम से पढ़ाई कीजिए, फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, ठीक है। और जो सबसे बड़ा डाउट था आई थिंक वो आपका क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। आखिरी में एक थोड़ा सा और बता दूं कि आज जो अभी 30% का आपका ऑफर चल रहा है, आप भी उठा सकते हो इसका फ़ायदा, ठीक है। और ये पहले 300 स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा ऑफर हमने वैसे आज आपके लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो मौका उठाना चाहिए। 300, मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो लगभग 5000 लोगों ने देखना है, बहुत सारे लोग इसको देखने वाले हैं, तो ये सीटें बहुत जल्दी भर जाएंगी। तो आप लोग को इसका फटाफट जा करके अगर आप चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हार्ड कॉपी बुक भी टेक नॉन टेक दोनों की आ चुकी है, जा करके 10 पॉइंट ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं आप। बाकी ये नंबर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है अगर आपको
तो इस पर कॉल कर लीजिए। कंटेंट के मामले में बस ये चाहते हैं अपन लोग कि ऐसा कोई एस्पिरेंट ना रहे जो कंटेंट की वजह से ना पढ़ पाए। हम आपके लिए समर्पित हैं, खासकर सब इंजीनियर पे इस बार। तो कोई कंटेंट की वजह से छूटना नहीं चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो बस आइए, जुड़िए, पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, इस बार सिलेक्शन लीजिए यार, बहुत आसान इस बार सिलेक्शन लेना। 50 दिन, पता है, ये सोचिए आपने रात रात भर में एक सब्जेक्ट निपटाए हैं, कितना कम, कितना सिलेबस है इसका। है सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए आपको 140 150 ही चाहिए जो आ सकते हैं। अगर डेडिकेटली पढ़ सकते हो 50 दिन के अंदर 7-8 घंटे 6 घंटे तो आ सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी मेमोरी पावर कितनी अच्छी है, आपकी कैचिंग पावर कितनी अच्छी है, उन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, वही किसी को एक ही बार पढ़ने में समझ में आ जाता है, किसी को 4 बार में आता है, वो आप अपने आप की जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करेगा। बाकी ये है कि मेहनत अगर दिल से करोगे, शिद्दत से करेंगे, तो 50 दिन भी बहुत है। ठीक है, और अगर नहीं करेंगे तो 5 साल से पता था आपको, या पिछले 1 साल से तो पता ही था कि सब इंजीनियर आने वाली है। तो जब 1 साल में नहीं हुआ तो फिर अब 50 दिन में क्या ही होगा, अगर ऐसा सोचेंगे तो। अगर करेंगे तो फिर 50 दिन में भी हो जाएगा, डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, बाकी कोर्सेस अवेलेबल है। कंटेंट के मामले में तो आप कल को नहीं बोल सकते कि सर हमारे पास अवेलेबल नहीं था, हम इस वजह से नहीं पढ़ पाए, क्योंकि सारी सुविधा हमने दे रखी है आपको। ठीक है, फीस भी ऑफ है, हेल्प भी कर रहे हैं, कंटेंट भी में, कंटेंट तो हमसे अच्छा, आई थिंक, मतलब सिविल पॉइंट से अच्छा किसी कंटेंट है नहीं सब इंजीनियर के लिए। ठीक है, तो अब तो सब कुछ है आपके पास, बस पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, जी जान लगा करके। ठीक है, और सेलेक्ट हो जाइए इस बार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर अपन शेयर कर देते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, ऐप को इंस्टॉल जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।